नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। आज मैं आप लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताऊंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में समझूंगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली ये होती है कि जब दो लोग मिलकर कोई ऐसा इलीगल प्लान बनाते हैं, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, ये दो या दो से ज़्यादा तीन लोग हैं, ये इलीगल प्लान बना रहे हैं। इलीगल प्लान बनाने के साथ साथ ये कोई भी लीगल काम कर सकते हैं, कोई भी कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए, किसी के घर को लूटने के लिए, कोई बैंक लूटने के लिए, इनका कुछ भी हो सकता है। इंटेंशन इनकी पहले से बनी हुई है इस इलीगल एक्ट को करने के लिए। अब काम हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों ने हाथ मिला लिया, मतलब अब एग्रीमेंट हो चुका है। तो इसी एग्रीमेंट में अगर ये लीगल प्लान बन जाता है और कोई भी इंटेंशन के साथ जब ये बनता है, तो हम इसको 120 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल बता देते हैं। तो आपने गाना सुना होगा, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, नाराजगी में भी ना ताल्लुक तोड़िएगा। तो यही है कि सिलसिले मुलाकातों के, कि जो तुमने लीगल प्लान बना लिया है अब उसको तोड़िएगा नहीं। हो या ना हो अलग की बात है, नाराज हो कोई बात नहीं, ठीक है नहीं होगा, लेकिन हमारा जो इलीगल प्लान है वो बना रहना चाहिए कि सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। तो ये कॉन्सेप्ट वही है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जहाँ दो लोग इलीगल प्लान बना के ऐसा प्लान बनाते हैं कि आज किसी का घर लूटना है, किसी की बैंक लूटना है, और कोई एग्रीमेंट बना देते हैं। तो वही ऑफेंस हमारा जो भारतीय नागरिक संहिता है या जो हमारा आईपीसी है उसके सेक्शन 120 में पनिशेबल माना गया है। इसके 3 एलिमेंट बेसिक निर्धारित किए जाते हैं कि अगर हम किसी भी क्रिमिनल को जो है वो अपराधी भाव से देखते हैं या अपराधी मानते हैं, तो उसमें 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, इलीगल एक्ट होना चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ मौजूद होंगी तभी हम उसको कहेंगे कि ये जो मामला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। अब जैसे इसको समझा जाए तो 3 लोग हैं, बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। एक है जो गार्ड की तरीके वहाँ खड़ा रहता है, जिसको ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं है, तो वो क्या करता है, वहाँ आराम से खड़े होके 4 लूट रहे हैं, अपना आराम से मौज मार रहा है। तो अब इसी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट गार्ड की तरीके देख रहा है, एक चोरी कर रहा है, एक संभाले पूरा सिस्टम। तो ये सब क्या है, ये इलीगली अपने दिमाग में इमेज बना के रखे हैं। वही इमेज को जो ये कर रहे हैं, इसी को अगर जो इलीगल एक्ट परफॉर्म हो या ना हो, लेकिन इनकी इंटेंशन यही है कि इस बैंक को लूटना है। तो जब वो इस उद्देश्य से कोई काम करते हैं तो उसी को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। तो अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अगर समझा जाए तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी इलीगल काम को करने का प्लान बनाते हैं, कोई भी इलीगल काम हो सकता है, किसी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना है, सरकार के खिलाफ वेज वार करना है, जैसा हम 121 के आईपीसी में देखते हैं, या कोई बैंक लूटना है, या कहीं किसी को फाइनेंसिंग देनी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए पैसा पहुंचाना है, गुप्त तरीके से एग्रीमेंट करना है। तो ये सब जो मामले होते हैं इन्हीं को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, कि आपराधिक षड्यंत्र कैसे रचा जाता है। अब जैसे इंडियन पीनल कोड में 120 ए में जो है इसके बारे में डिफिनीशन दी गई है। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जहाँ एक मेंबर कॉन्स्पिरेसी में है जबकि दूसरा कॉन्स्पायरेटर है, जो कॉन्स्पिरेसी रच रहा है या कॉन्स्पिरेसी बना रहा है, उसी को बोलते हैं कि ये जो उसके खिलाफ जो भी स्टेटमेंट है वो भी एविडेंस बन सकते हैं। ये हमारा को कॉन्स्पाइरेशन का प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का रूल है, जो हम सेक्शन 10 के इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं। इसको भी प्रूव करने के लिए थोड़ा जो होता है अलग तरीके से, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप डायरेक्टली नहीं प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये गुपचुप तरीके से रची गई है, सिक्रेसी से रची गई है, जैसे लाननी के केस में कहा गया था। तो इस वजह से हम सरकमस्टेंसेस चैन के जरिए
कॉज एंड इफेक्ट के जरिए, एक लिंक के जरिए हम जो है क्रिमिनल को प्रूव करने का प्रयास करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक जो एविडेंस होता है उनमें लिंकिंग बनाते हैं, चैन बनाते हैं, ताकि हम असली परपिरेटर तक, असली जो इसमें जिम्मेदार हैं उन तक पहुंच सकें। तो इसी को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। तो अब जैसे मान लो रवि है और सुरेश है, उन्होंने डिसाइड करा कि कल रात को एक बैंक का लॉकर तोड़ के पैसा लूटना है। अब उनकी मीटिंग प्लान बन गई, तो अब चाहे एक ठो चाहे ना हो, अगर मीटिंग बन गई और इलीगल काम हो रहा है तो बस मान लिया जाएगा कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आता है। कौन गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, अगर एक मेंबर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है तो दूसरा कॉन्स्पिरेटर जो है उसके खिलाफ भी एविडेंस बन जाएगा, क्योंकि उनका एग्रीमेंट है। इसी वजह से हम प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी में जिम्मेदार होते हैं। इसको हम पार्टनरशिप में लगा लेते हैं कि जैसे एक पार्टनर कोई करेगा तो वो फर्म के, क्योंकि एजेंट है, वो एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए अगर फर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वो सबकी जिम्मेदारी बनेगी। पार्टनर दोनों का जो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इस वजह से हम उस प्रिंसिपल को पार्टनरशिप में भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इसमें मेन चीज़ ये होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, इलीगल काम होना चाहिए, इंटेंशन मस्ट है। बिना इंटेंशन के जो हम एक क्रिमिनल माइंड में गिल्टी इंटेंशन बनाते हैं, क्योंकि कोई भी क्राइम करने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक्ट हो या ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि दोनों हाथ मिला लें अगर इलीगल इंटेंशन के साथ, तो मामला बनना तय है। इसीलिए हम जो कॉन्स्पिरेसी सीक्रेट तरीके से रचा जाता है, इसीलिए हमको डायरेक्टली प्रूफ नहीं मिलते हैं, हमको डायरेक्ट एविडेंस मिलेगा नहीं। चुपचाप तुम लोग आपस में जो मीटिंग ऑफ माइंड कहीं बैठा के कर ली, अब कौन तुमको जान पाएगा? व्हाट्सएप चैट के जरिए, कॉल के जरिए, कहीं मीटिंग करके। इसीलिए हम सरकमस्टेंस से ढूंढते हैं, कुछ तरीके जोड़ते हैं, कुछ लिंकेज जोड़ते हैं, कुछ चैनल जोड़ते हैं, जिससे हम उसको लाइबल करा सकें। इसीलिए स्टेट ऑफ लानिली के केस में राजीव गांधी असासिनेशन कोर्ट में कहा था कि कॉन्स्पिरेसी हमेशा सीक्रेट प्लान में होती है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलता है। तो ये मामला कहा गया था। जबकि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा के केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर इंटेंशन बन रही है, एग्रीमेंट अगर दोनों चीज हो जाए, क्योंकि कोई भी क्राइम बिना माइंड से सोड़े शुरू होगा। अगर तुम्हारी गिल्टी इंटेंशन है और एग्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब तुम दोनों जो हो वो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो, कॉन्स्पिरेसी को कंप्लीट मान लिया जाएगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ का ये 1996 का केस है। तो इस वजह से हम इसको मानते हैं। पनिशमेंट इसका 120 बी आईपीसी में दिया है। अगर मेजर क्राइम से जुड़ी हो तो पनिशमेंट वही होगा जो मेन ऑफेंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बताना चाह रहा था, वरना इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे केहर सिंह का केस है, इसको इंदिरा गांधी केस असासिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। कोर्ट कॉन्स्पिरेसी के पीछे माइंड देखेगी कि ये साइकोलॉजिकली किस उद्देश्य से किया गया है, क्या ये एग्रीमेंट रचा गया है, दोनों की इंटेंशन थी कि नहीं थी, हिडन नेचर क्या था, उस जो एक्ट को करना था उसके पीछे क्राइम की क्या आइडियोलॉजी थी, कहाँ पे किया गया, वो हिडन तरीका क्या था। अगर वो एक्सप्लेन हो गया, वो पता चल गया, तो वो लाइबल हो जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। ये केस केहर सिंह वर्सेस जिसमें बोला गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब जैसे कुछ फिलासफर लिंक से देखें तो यही चीज़ होती हैं जिनके बारे में मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। इमैनुअल कांट बोलता है कभी कभी हम पीयर प्रेशर में कोई भी एक कॉन्स्पिरेसी रच देते हैं कि भाई ने बोला मतलब करने का, या हम मोरली समाज की जो सही गलत है उनसे अलग हो जाते हैं जब हमको मीनिंग नहीं मिलती, हमको सोसाइटी को देती नहीं और हम सोशली डेविएट हो जाते हैं। तब हम इस प्रकार के जो है अपने को जस्टिफाई करने के लिए अपने ईगो को रख के हम इस प्रकार के मोरल डिसएंगेजमेंट हो जाते हैं और इस प्रकार के एक्ट कर देते हैं।
थॉमस हाफ की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि अगर हम सब के अंदर पावर और सर्वाइवल की जो एक इच्छा होती है, अगर सिस्टम हमको वीक होता है, हम कमज़ोर मानते हैं, या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, या हमारी डिजायर या हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, सिस्टम को हम कमज़ोर समझ लेते हैं, तो हम इस प्रकार की लीगल प्लानिंग की तरफ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं। साइकोलॉजी में इसी को डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है। सब सोचते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, अगर पकड़े गए तो सबका फॉल्ट होगा, सिर्फ मेरा नहीं। इस उद्देश्य से लोग कांड कर देते हैं। तो ये भी एक मामला है जो इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो मिलकर प्लान बनाना ही कॉन्स्पिरेसी होती है। कॉन्स्पिरेसी में हमेशा एग्रीमेंट मस्ट होता है और लोग ग्रुप में आके रिस्की डिसीजन लेते हैं। ये ग्रुप थ्योरी बोलती है। कभी कभी हम लेबल लगा देते हैं कि यार ये माफिया है, तो ये इस प्रकार के कांड करते हैं, या इससे इनको सेल्फ जो उनका ईगो है सेटिस्फाइड होता है। तो आप लेबलिंग उससे भी कर सकते हैं। जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का यूज मर्डर की प्लानिंग में, टेररिंग फंडिंग में, टेररिंग फ्रॉड में, कारपोरेट कंपनियां जो सेल बनाई जाती हैं, कोई चीटिंग गैंग करता है, या ड्रग बनाने में मिल के कोई कर देना इस प्रकार का काम। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि 4 लोग मिल के एक वीपन अरेंज करेगा, एक टारगेट को ट्रैक करेगा। जैसे पार्लियामेंट केस हुआ, 9/11 का केस हुआ, मुंबई में अटैक हुआ, वाशिंगटन डीसी में जो रचे गए, ये सब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए तो करे गए। मनी अरेंजमेंट करना, एक आदमी इन सब चीज़ों को कैसे स्केप करना है, कैसे रूट बनाना है। जैसे मुबारक अली का केस था जिसमें जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन लगा था, इसके इंटरलिंकेज देखें तो बहुत लंबे हैं। सेक्शन 10 को कॉन्स्पिरेटर भी एडमिसिबल करार दिया जाएगा। सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस का कहता है टेरर कॉन्स्पिरेसी अगर करोगे, भय पैदा करोगे, टेररिज्म फैलाओगे, इनसिक्योरिटी पीस को, पब्लिक लाइफ को, हेल्थ सिक्योरिटी को लॉस होगा, तो सेक्शन 18 या 18B में लाइबल होगे। आईपीसी में 120, 120 में होगे। इंडियन एविडेंस में 10 में होगे। और प्रिवेंशन जो तुम्हारा यूएपीए है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, उसके सेक्शन 18 या 18B में लाइबल होगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो लगते हैं, और इनकी वजह से जैसे ब्राइब में तुम प्लानिंग कर रहे हो, यूपी 18A का जो सेक्शन है, टेरर प्लाट कर रहे हो, साइबर स्कैम कर रहे हो, तो 66D 420 आईपीसी का लगेगा। अगर ड्रग बेचने का प्लान बना रहे हो तो एनडीपीएस का 29 लगेगा। तो ये कुछ सेक्शन है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब दिखाते रहें, जिससे मैं अपनी बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, और आप इन लेक्चर का फ़ायदा लें और अपने जो भी आने वाले एग्ज़ाम में उसको यूज करें। और इसका जो है आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं उनको समझते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।